today we are going to start solid state chapter class 12 for CU2 एग्जाम। क्लियर? यहाँ पे बेटा इस सॉलिड स्टेट को हम एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड्स क्या होते हैं? आपने यहाँ पे जो मैटर होता है व्हाट इज मैटर, कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम एंड स्पेस, वॉल्यूम या फिर उसका कुछ डेफिनेट मास ऑक्यूपाई करती है यूनिवर्स के अंदर, उसको मैटर बोलते हैं। और मैटर जो होता है बेटा वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस एंड लिक्विड, लिक्विड हमारे इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लिक्विड वाला, और गैस वाला चैप्टर हम क्लास 11th में पढ़ के आते हैं, और सॉलिड एंड लिक्विड हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? वो मैटर जिसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होगा, तो वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल अगर आपका मॉडरेट फोर्स है तो वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कैसा है, बहुत ही कम है, तो वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, जिसमें से सॉलिड एंड लिक्विड हमें क्लास 12th में पढ़ना है, और गैसियस वाला स्टेट, गैसियस स्टेट हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स बेटा क्या होता है, जिनके पास इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है बेटा, वो रिजिड नेचर के होते हैं। अगर कैसे होते हैं, एकदम ठोस रिजिड नेचर के होते हैं, जिनकी बेटा डेंसिटी हाई होती है और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उनको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दे हैव हाई डेंसिटी, दे पजेस रिजिडिटी एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, एंड आपके उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। नाउ हम सॉलिड्स को यहाँ पे क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कोई भी सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनको हम टू क्लास के अंदर पढ़ते हैं। पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नेक्स्ट इज एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं बेटा ये इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना। मैं आपको अगर बताना चाहूँ क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द ट्रू सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स आर द फेक बोल सकते हो आप, स्यूडो सॉलिड्स। मतलब वो दिखते हैं सॉलिड की तरह, एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे पनीर, जैसे आपका केक, ये सब क्या है, ये आपके एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है। हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना होता है, हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, इनका डिफरेंस क्या होता है दोनों में। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखूं तो बेटा इन दोनों की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के और एमोर्फस सॉलिड, तो पहला हम देखते हैं अरेंजमेंट। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए है, देन बी, देन ए, देन बी, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इसके पार्टिकल्स का। यहाँ पे हमने फिर से बी, देन ए, देन बी, देन ए, इस तरीके से अगर पार्टिकल आपके अरेंज है एक डेफिनेट फैशन के अंदर, एक डेफिनेट फैशन में आपके पार्टिकल्स अरेंज है, मींस यहाँ पे ए है, देन बी, देन फिर ए, देन ए, एक रेगुलर पैटर्न आ रहा है आपका अरेंजमेंट का। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक रेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, जबकि एमोर्फस सॉलिड के अंदर बेटा अगर मैं बात करूं तो इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। इररेगुलर अरेंजमेंट होता है एमोर्फस के अंदर, मींस आपका ए पार्टिकल यहाँ है तो बी यहाँ है, फिर से बी है, फिर से बी है, फिर ए है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता, एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता बेटा, किसी के भी कोई भी आसपास आ जाता है। इस तरीके से आपका कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मेल्टिंग पॉइंट में बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम देखें तो इसका बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका शार्प। कैसा होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि आपके एमोर्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है आपका? एमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट आपका, एमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में लाई करता है। कैसे लाई करता है? इन रेंज, रेंज में लाई करेगा आपका एमोर्फस सॉलिड्स का। मींस क्या मतलब है इस बात का, अगर आपके पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम उसको अगर हीट कर रहे हैं तो एक डेफिनेट, मींस जैसे मैं बात करूं यहाँ पे H2O की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा कितना होता है, वो होता है आपका, सॉरी यहाँ पे ये कोई आपके पास कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है,
ये सॉलिड है, ये कोई मैंने सॉलिड ले लिया, इसको मैंने हीट किया और मान के चलो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आया वो आया आपका 110 डिग्री सेल्सियस। इतने मेल्टिंग पॉइंट पे ये क्या करेगा, जब तक इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ही रहेगा जब तक पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता। ये होता है एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और रेंज का मतलब क्या है बेटा, कोई सॉलिड लिया हमने, वो हमने देखा कि इसकी जो रेंज थी मेल्टिंग पॉइंट की वो आ रही थी हमारी 100 से 110 के बीच में। तो बेटा रेंज मतलब टेम्परेचर जब तक 100 और 11 था जब तक वो पूरा मेल्ट हो रहा था, तो ये रेंज में आता है, यहाँ पे एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, यहाँ के अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूँ तो यहाँ पे क्लीन कट आता है। कैसा आता है, क्लीन कट आता है। मीन्स अगर इसको आप कट करोगे तो एक क्लीन कट देगा, जबकि हमारे इसमें क्या होता है, इसके अंदर बात करूँ एमोर्फस के अंदर जब हम काटते हैं तो बेटा एक इरेगुलर कट आता है। कैसा आता है, एक इरेगुलर कट आता है। लाइक बिस्किट के कॉर्नर से अगर हम बिस्कुट को काटेंगे तो वहां पे एक कैसे कटता है, वो एक इरेगुलर कट होता है, मतलब काटना कहीं से जा रहे हैं और वो पूरा टूट जाता है, वो होता है इरेगुलर कट। और यहाँ पे कैसा आता है बेटा, क्लीन कट आता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनाइसोट्रॉपी। तो बेटा आपके एमोर्फस जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। और आपके जो ये होते हैं आपके, ये होते हैं आपके एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं आपके क्रिस्टलाइन, एंड आइसोट्रॉपिक नेचर होता है आपका किसका, एमोर्फस सॉलिड्स का। नाउ ऑर्डर ऑफ रेंज क्या मतलब है, आपका जो मैंने ऑर्डर बताया था अरेंजमेंट, ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। और आपके अगर मैं एमोर्फस की बात करूं तो बेटा शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। क्या मतलब है लॉन्ग और शॉर्ट का, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट और लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट का मतलब है जो एक डेफिनेट अरेंजमेंट था वो हम अगर सॉलिड में अंदर तक जाए और उसको चेक करें तो एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट मिलता है, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का। जबकि इसके अंदर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, मतलब ए के बाद बी है, हो सकता है बी के बाद फिर से ए ना हो, तो एक शॉर्ट रेंज में ही अरेंजमेंट डेफिनेट मिलेगा, लॉन्ग रेंज में नहीं मिलता। जबकि यहाँ पे लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, ये शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। क्लियर बेटा, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। हमने पहले ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट दो में क्लासिफाई किया, कौन सा, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर के फोर्सेस पे बेसिस पे हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, आपके होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं आपके, होते हैं यहाँ पे बेटा आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। थर्ड होता है आपका कोवेलेंट सॉलिड, और फोर्थ होता है आपका मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स। क्लियर। ये फोर टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे फोर टाइप में फर्दर क्लासिफाई किया गया है सॉलिड्स को। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड है बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इनमें हमें क्या पढ़ना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हम पढ़ेंगे बेटा इनमें कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, कौन इंसुलेटर होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, किसका लो होता है, कौन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। किसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे, किसको नॉन पोलर, किसको पोलर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नॉन पोलर सॉलिड्स की बात करूं तो डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेज होता है। नॉन पोलर सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स होता है बेटा, नॉन, इसमें होता है आपका डिस्पर्सन और लंडन फोर्स। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। ये नेचर में बेटा सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, और एग्जाम्पल में आप दे सकते हो H2, H2, I2, AR, अर्गन गैस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोई पोलरिटी नहीं है, H और H इनके बीच में कोई पोलरिटी नहीं है, I एंड I कोई पोलरिटी नहीं है, Cl एंड Cl कोई पोलरिटी नहीं है। तो नॉन पोलर सॉलिड पहचान लोगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोलरिटी डिफरेंस जीरो हो, जिनका म्यू की वैल्यू क्या आएगी बेटा,
0। ऐसे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है नॉन पोलर हो गया। अब देखते हैं पोलर सॉलिड्स के, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा फोर्स होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा लो होता है, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वर्क एज इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं HCl एंड SO2। दीज आर द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। नाउ कम टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर बॉन्डिंग की बात करें कोई तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अभी बेटा मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, नेचर में बेटा हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इन कंपेरिजन टू डिस्पर्जन या फिर डाइपोल डाइपोल थोड़ा सा अच्छा फोर्स होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हार्डनेस होती है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते लेकिन हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइस, H2O का जो आइस होता है आर द एग्जाम्पल ऑफ वो H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखा पार्ट 3 में हमने क्लासीफाई किया कौन कौन से, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन ये है आयनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट। आयनिक के अंदर बेटा फोर्स आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा फोर्स आता है आपका? यहाँ पे फोर्स होता है आपका कूलाम्बिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है आयनिक के अंदर? कूलाम्ब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं कूलाम्बिक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नेचर में हार्ड होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, इंसुलेटर सॉलिड के अंदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखोगे कि ये वर्क एज ए इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म एंड एक्वस फॉर्म में ये एज ए कंडक्टर वर्क करते हैं। आयनिक सॉलिड्स अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, एंड अगर आपका यहाँ पे क्या है सॉलिड फॉर्म में है तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कौन सा? NaCl। ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं मेटालिक सॉलिड्स की बात करूं, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर बेटा जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्डिंग, नाम से ही है मेटालिक बॉन्डिंग। फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं नेचर के अंदर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। आपको पता है ना मेटल की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल एंड डक्टाइल। इसको आप क्या कर सकते हो? सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये वर्क करते हैं, आपको पता है मेटल वर्क एज ए कंडक्टर। एंड एग्जांपल याद रख सकते हो Cu, Fe एंड Ag। नाउ कम टू द कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही हो, ठीक है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड इन नेचर होते हैं, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। आपको याद रखने हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल पे बहुत फोकस करना है आपको। वहां पे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, वहां आपसे पूछेगा कि विच वन इज द कोवेलेंट सॉलिड, तो आपको वहां से पहचानना है डायमंड एंड सिलिकॉन इज द कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। लेकिन इसमें याद रखना यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, हार्ड होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है। और ग्रेफाइट किसकी तरह वर्क करता है बेटा? कंडक्टर की तरह, कंडक्टर की तरह वर्क करता है ग्रेफाइट। ये आपको याद रखना है। बाकी के जितने भी आपके क्या होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, दे वर्क एज ए इंसुलेटर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ से आपकी बात करते हैं यूनिट सेल। बेटा यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल एक ऐसा हमारी लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर रिपीट करेंगे तो वहां से एक लैटिस क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल की बिल्डिंग में अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं तो वो होता है हमारा एक रूम। एक रूम में दूसरा रूम बनाया, तीसरा उसके ऊपर भी बना दिया, उससे नीचे बना दिया, मतलब हर डायरेक्शन में इस रूम को हमने क्या किया है? हर डायरेक्शन में रिपीट किया है, तो एक पूरी लैटिस तैयार होगी। लैटिस इज स्कूल एंड यूनिट सेल इज रूम। तो यहाँ पे यही बताया था स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यहाँ पे कंप्लीट स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन कर देता है अपना यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा एक क्यूब था, क्यूब को मैंने हर डायरेक्शन में रिपीट किया, इधर भी, आगे भी, पीछे भी, तो एक पूरा ये जो बन के रेडी हो गया इसको बोलते हैं बेटा लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस, स्पेस लैटिस। और ये इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्लियर? टाइप ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे आपके 7 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, उनको हम अच्छे से लर्न करेंगे इस पोर्शन से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से यूनिट सेल होते हैं? आपके 7 टाइप्स के यूनिट सेल पढ़ते हैं हम। क्या क्या पढ़ेंगे उसमें? 7 टाइप्स के यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल,
क्यूबिक टेट्रागोनल। थर्ड वन होती है बेटा, इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगी, क्यू तेरी ओर, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। मैं आपको यहाँ पे सिस्टम बता रही हूँ, ये सारे सिस्टम होते हैं, क्लियर। यहाँ पे हम इनकी एज की बात करेंगे और यहाँ पे हम इनके एंगल्स की बात करेंगे, और एंगल के बाद बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे लैटिस की, कौन कौन सी लैटिस प्रेजेंट होती है। ये जो टेबल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर का है, फिफ्थ पे आएगा आपका क्यू तेरी और मन ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, क्लियर। सिक्स नंबर पे है क्यू तेरी और मन टिका रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, क्लियर। और सेवन नंबर पे आता है बेटा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन में, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपके यहाँ पे, अगर मैं एजेज की बात करूं, एजेज कौन कौन सी होती है, एजेज की अगर मैं बात करूं, एज आपको याद रखनी है। अगर मैं क्यूबिक की बात करूंगी तो क्यूबिक के अंदर जो एज होती है आपकी, जो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बेटा क्यूब के अंदर तीन एज होती है, ए बी सी। किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से, ये मैंने एक क्यूब कंसीडर किया, ये क्यूब। अगर इस कॉर्नर की बात करूं मैं तो इसके लिए ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, क्लियर। इस एजेस की बात हो रही है और इनके बीच में ये ए बी सी में जो एंगल है ये अल्फा बीटा एंड गामा, ये इस एंगल की बात करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं एजेस की बात करूं तो एजेस में कैसे करना है आपको, इस क्यूबिक के अंदर ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मीन्स जो आपकी जो एज है वो सारी की सारी क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं तो टेट्रागोनल के अंदर ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी। इसके अंदर बेटा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों ही इक्वल नहीं होती। इसमें ए डज नॉट इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी। और ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होता है, ए डज नॉट इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के अंदर होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। ये आपको एजेस याद रखनी है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है अल्फा बीटा एंड गामा। एंगल की बात करूं तो इसके बेटा जो एंगल होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स तीनों ही एंगल किसके होते हैं आपके 90 डिग्री के। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ किसकी, टेट्रागोनल की, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, इसमें भी 90 के होते हैं तीनों सेम, इसमें भी आपके 90 के होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूँ तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 एंड जो बीटा होता है विच डज नॉट इज इक्वल टू 90। अगर मैं ट्राइक्लिनिक की बात करूँ तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इज इक्वल टू 90। ये बेटा आपस में भी इक्वल नहीं होते और 90 के इक्वल भी नहीं होते। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे जो गामा होता है डज नॉट इज इक्वल टू 90। ये जो मैं आपको टेबल बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करूँ मैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों आपके 90 के होते हैं, और बेटा इसके अंदर गामा जो होता है वो 120 डिग्री का एंगल है। ये आपको एंगल एजेस एंड ये जो सिस्टम है 7 टाइप का, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं लैटिस की बात करूँ तो कितनी कितनी लैटिस प्रेजेंट होती है, किस टाइप की लैटिस प्रेजेंट होती है, तो वो है आपका यहाँ पे 3 लैटिस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बेटा यहाँ पे 1। अब आपसे और भी अगर कोई थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये जो 3 लैटिस है ये कौन कौन सी है, तो इसमें भी आप याद रख सकते हो। एक सिंपल है, इसमें एक यहाँ पे बॉडी सेंटर है, एक फेस सेंटर है, ये है। 2 के अंदर सिंपल एंड बॉडी सेंटर होगी, 4 में बेटा सारी होंगी सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। सेकंड में सिंपल और बॉडी, 1 में सब में सिंपल सिंपल एंड सिंपल। ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये टेबल आपको याद रखनी है। इसमें सारी एजेस एंगल सब कुछ आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यहाँ से क्यों भी पूछेगा। अच्छा, इसमें अगर मैं मोस्टली अनसिमेट्रिक सिस्टम पूछना चाहूँ तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम है, अनसिमेट्रिक।
और सिमेट्रिक कौन सा बेटा आपका क्यूबिक इज द मोस्टली सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन भी पूछा। 7 सिस्टम में से मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम होता है आपका ट्राइक्लिनिक एंड मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम होता है आपका क्यूबिक सिस्टम। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको याद करना है आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके टाइप ऑफ लैटिस की अगर मैं बात करूँ तो लैटिस के जो टाइप है यहाँ पे वो आपके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है लैटिस को। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब कुछ नहीं है बेटा, ऐसी लैटिस जिसके ओनली कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा एक लैटिस यूनिट सेल जिसके ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर, इस तरीके से जिसके ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये आती है आपकी प्रिमिटिव में। और आपके नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम क्या रही कौन कौन सी यूनिट सेल्स आती हैं? फर्स्ट है आपका बीसीसी, एफसीसी। कौन कौन सी आती है? बीसीसी, एफसीसी। बीसीसी क्या होता है बेटा? बीसीसी का मतलब है आपका, हमने एक यूनिट सेल कंसीडर की, ये वाली, ये हमने एक यूनिट सेल बनाया, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कॉर्नर्स पे तो सिंपल तो सब में ही बनेगा, विदाउट कॉर्नर तो आपकी यूनिट सेल ही नहीं बन सकती। इस तरीके से ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगर इसके साथ साथ आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? बीसीसी के अंदर एक बॉडी सेंटर के अंदर और प्रेजेंट होता है, इस यूनिट सेल को बोलते हैं बेटा बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी के अंदर कॉर्नर पे तो आपके होंगे ही, इसके साथ साथ हर एक फेस पे आपका एक एटम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसके साथ साथ आपको फेस पे और एक मिलेगा, फेस पे और एटम प्रेजेंट होगा, इस तरीके से हर एक फेस पे आपका एक एटम प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल यहाँ पे आपके हर एक फेस पे और आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी और बीसीसी आपके नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपका यहाँ पे प्रिमिटिव में आता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पे हम यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको क्या करना है, हमने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर किया, ये आपकी एससीसी कौन सी होती है? जिसमें ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एससीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, ये आपका एससीसी यूनिट सेल है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एटम कंसीडर करना है। ये आपका एससीसी यूनिट सेल है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ एटम कैसे कंसीडर करोगे? एक एटम में कितने तो एटम है इसके पास, और कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? तो आपका कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8। और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने रहते हैं बेटा इसमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक कॉर्नर वाले जो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है बेटा 1/8। 8 है कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ एटम्स, कितना आएगा निकल के? 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 1 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बीसीसी, तो बीसीसी के अंदर कितने होते हैं? बीसीसी के अंदर सिंपल रहेगा, सिंपल क्यूबिक तो रहेगा ही आपका, ये वाला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके साथ साथ बीसीसी में एक आपका किस पे प्रेजेंट होता है? आपके यहाँ पे बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालूं, नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, तो बीसीसी के अंदर कैसे निकालोगे? पहले तो सिंपल के लिए सिंपल में कितना आया था? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। एक एटम तो बेटा यहाँ से निकल के आता है। और बीसीसी जो आपके क्यूब के अंदर जो सेंटर में बॉडी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा रहता है आपके यूनिट सेल के अंदर। तो यहाँ से बीसीसी वाला एक निकल के आया आपका, बीसीसी में 1। तो अगर आप आपसे पूछो कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी,
तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी कितना निकल के आता है बेटा? 2 आता है आपका। बीसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं? 2। एंड यहाँ पे आपका सिंपल के लिए 1। ऐसे अगर मैं एफसीसी की बात करूं, एफसीसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? सेम एफसीसी यूनिट सेल बनाओगे पहले। एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका सिंपल रहेगा, सिंपल सब में रहेगी, विदाउट सिंपल आपकी यूनिट सेल नहीं बनेगी। ये आपकी सिंपल यूनिट सेल है, ये सिंपल है। तो सिंपल में कैसे देखा था? सिंपल में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया था कॉर्नर वाले का? अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर पे जो एटम थे उसका कंट्रीब्यूशन था 1। और कितने एटम है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एटम 1, 8। कितना निकल के आएगा यहाँ से? नंबर ऑफ एटम 1 आ जाएगा। लेकिन एफसीसी में आपके अलोंग विद कॉर्नर और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फेस पे भी प्रेजेंट होता है। एक इस फेस पे, एक इस फेस पे। आपके कितने फेस होते हैं क्यूब के अंदर? 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस पे है। तो अगर मैं यहाँ पे फेस की बात करूँ तो फेस से कितना नंबर निकल के आएगा हमारा? फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? हाफ कंट्रीब्यूशन। टोटल नंबर ऑफ एटम 6। कितना निकल के आया बेटा? 3। तो अगर टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो टोटल हो जाएगा आपका 4। टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं एफसीसी में। सिंपल में एससीपी इसमें 1 आता है आपका। बीसीसी, बीसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम 2 एंड एफसीसी टोटल नंबर ऑफ एटम 4। क्लियर? यहाँ से इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, फॉर्मूला मेकिंग के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। देखो यहाँ पे हमारा जो क्रिस्टल लैटिस बनता है वो किस तरीके से बनता है? पार्टिकल के क्लोज पैकिंग से बनता है, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर जो पैकिंग स्पेस है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, डेंसिटी हाई होती है। तो वो हमें देखना है कि किस तरीके से हमारे पार्टिकल क्लोज पैकिंग में रहते हैं अपने सॉलिड के अंदर। तो ये है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन का मतलब कुछ नहीं है, आप बलून्स लो और बलून्स को इस तरीके से लगा दो। बेटा ये एक ही डायमेंशन में है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। ये वन डायमेंशनल है। अगर आप एक लाइन ऐसे लगाई, उसके नीचे आपने 2 लाइन और लगा दी, ये है बेटा 2 डायमेंशनल। ऐसा है 2 डायमेंशनल। और ये जो स्पेस है इसमें हमने क्या किया? ऐसे भी लगाया और ऐसे भी लगाया। तो ये है बेटा आपका 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल से क्या बनेगा? क्यूब बनेगा आपका। 3 डायमेंशनल से क्या बनेगा? क्यूब। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये 2 डायमेंशनल के अंदर आपसे पूछूं एससीपी, एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? एक एटम को आपके कितने सराउंडिंग एटम टच कर रहे हैं, एक एटम को कितना सराउंडिंग एटम टच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है 2D में 4। ऐसे ही मैं अगर एचसीपी की बात करूं, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एचसीपी के अंदर बेटा देखो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? इस एटम को आपके 6 एटम टच कर रहे हैं। ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये आपके 6 एटम। तो एचसीपी 2D की बात करूं, एचसीपी 2D में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है? 6। 3D की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3D के अंदर क्यूब का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? क्यूब। क्यूब में अगर मैं बात करूं क्यूबिक की, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो बेटा होता है 6। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जिसमें ओनली कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, उसको कितने सराउंडिंग एटम टच करेंगे? उसके 6 करते हैं। और अगर मैं इसी में बात करूं, यहाँ पे 3D में एक सेल और आता है, कौन सा आपका? सीसीपी। सीसीपी, इसका भी आपको कोऑर्डिनेशन याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका 12। अरेंजमेंट की अगर बात करूं बेटा, तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अरेंजमेंट होता है बेटा ए टाइप अरेंजमेंट। कैसा होता है? ए टाइप अरेंजमेंट। और एचसीपी 2D की बात करूं तो यहाँ पे होता है आपका एबी। एचसीपी 2D में भी एबी होता है और 3D के अंदर भी बेटा एबी टाइप अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी? सीसीपी की, तो इसका अरेंजमेंट भी याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें एबीसी टाइप अरेंजमेंट होता है, एबीसी टाइप अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? एबीसी का क्या मतलब है? पहली लेयर आपके सेम एटम ए की होगी, दूसरी लेयर फिर बी एटम की होगी और तीसरी लेयर फिर सी एटम की होगी। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है। ए का मतलब क्या है? सेम ही एलिमेंट है तीनों। एबी का मतलब ये है, उसके बाद जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ये अरेंजमेंट डिफरेंट है। इनके बीच में ये अरेंजमेंट लगाया गया इस तरीके से, यहाँ पे एक के नीचे एक है। क्लियर है? ये थे आपका क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट, सिंपल क्यूबिक। अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है?
पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि आपका जो सॉलिड है, जो हमने सॉलिड रेडी किया है, उसमें पार्टिकल्स किस तरीके से पैक हुए और उनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आ रही है, तो उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम तीनों ही सेल्स की कौन कौन सी, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड आपकी फेस सेंटर, तीनों में ही देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का बेटा फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि आपके यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम पर यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द एटम, यहाँ पे आएगा पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम occupied by the atom divided by total volume, total volume। एक बात बताओ, आप किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या कंसीडर करते हो? यहाँ पे हमारी जो यूनिट सेल है वो हम क्यूब होती है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। साइड का क्यूब ही तो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो टोटल वॉल्यूम तो क्या आएगा? ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स कितना, हम देख लेंगे कि हमारे इसमें कितने एटम हैं। तो इससे पहले मैंने अभी बताया था आपको कितने एटम हैं हमारे इसमें। अगर सिंपल की बात करूं तो सिंपल में पहले तो आपको जानना है कि ए का और आर का रिलेशन क्या होता है। क्या होता है? ए इज इक्वल टू 2r होता है। कैसे होता है? सिंपल के अंदर आपके जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे से टच करते हैं। क्लियर? अगर मैं इसको एक क्यूब मानूं 2D में, तो ये इसकी साइड क्या हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए हो गई, और इसका अगर सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से लेके आर और यहाँ से लेके भी आर। ए इज इक्वल टू यहाँ से कितना आता है? 2r। ये रिलेशन आपको याद रखना है ए का और आर का, हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। देखते हैं जरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमारे सिंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स सिंपल में होता है आपका 1। क्लियर? फॉर्मूला लगाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या बोला मैंने आपको? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, एटम कितना है? 1, और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा? ए क्यूब। ए क्या होता है? 2r, तो 2r का क्यूब, 2r का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 0.52। इतना आएगा पैकिंग एफिशिएंसी। आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा तो 0.52। अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछे, पैकिंग फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब 100 का उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा आपका 52%। कितना आएगा? 52%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट्स के लिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सिंपल के लिए आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? 52% पैक होता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट साइज। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए यहाँ से आप ड्राइव करके भी निकाल सकते हो, और आपको डायरेक्ट याद करना है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो 52% आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल, अगर फेस सेंटर के लिए हमें निकालनी हो फेस सेंटर, तो आपको एक तो ए और आर का रिलेशन पता होना चाहिए। फेस सेंटर के लिए बेटा यहाँ पे जो आपका रिलेशन होता है ए का, वो होता है आपका 4r बाई बॉडी सेंटर फेस √2। ये आपका ए और आर का रिलेशन होता है। कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो फेस में, फेस के अंदर अभी अभी निकाले थे नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितना आपको? एक तो मिलेगा कॉर्नर से और 3 किससे मिल रहे थे बेटा? फेस सेंटर। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। फॉर्मूला लगाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बताया था? नंबर ऑफ एटम 4 इंटू 1 का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज ए क्यूब, और ए क्या है? 4r बाई √2। तो 4r डिवाइडेड बाय √2 का होल क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ से एफसीसी के लिए 0.74। ये तो आई बेटा आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। अगर इससे आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है, आपसे पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 74%। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। कितना आता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन? कितना आता है? 74% फॉर एफसीसी यूनिट सेल। नेक्स्ट है हमारा बीसीसी। इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके अंदर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो आपको याद रखना है ए और आर का रिलेशन। ए आर का रिलेशन होता है 4r डिवाइडेड बाई √2। क्लियर? सेम फॉर्मूला लगाओगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होता है? टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी 2 आता है आपका, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब
डिवाइडेड बाय ए क्यू, ए कितना है 4r डिवाइडेड बाय √3 का होल क्यूब। यहाँ से जब आप निकालोगे तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी आएगी बेटा 0.68 और पैकिंग फ्रैक्शन जब आप निकालोगे तो यहाँ से आएगा आपका 68%। तीनों के आपको डायरेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी याद रखनी है। अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, क्या यहाँ से ये तो पैकिंग वो है और आपको क्या पूछे, आपको एम्प्टी स्पेस पूछे, जितना पैकिंग फ्रैक्शन है 100 में से माइनस करो, आपका एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। क्लियर है? ये आपकी पैकिंग फ्रैक्शन की बात की, पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे आपके साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। साइज की अगर मैं बात करूं, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज टेट्राहेड्रल एंड व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है बेटा, इस तरीके से जब आप एटम्स को इस तरीके से अरेंज करोगे, एक इसमें इसके दोनों के लोब के बीच में तीसरा एटम, ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बचता है, ये जो आपका यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है, ये वाला वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अब जब तीन बलून को ऐसे रखोगे, एक को उसके ऊपर रखोगे, तो उनके बीच में कुछ स्पेस बचता है, इसको बोलते हैं बेटा वॉइड। और टेट्रा मीन्स 4 एटम, 4 बलून्स के लिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे रखा और एक यहाँ पे हम ऊपर से रख देते हैं इस तरीके से, एक बलून मैंने ऊपर से रखा हुआ है ऐसे। इन तीनों के बीच में जो वॉइड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल इसी के जैसा है, देखो कैसे, एक एटम, उसके साइड में दूसरा एटम, उसके नीचे तीसरा एटम। क्लियर? ये आपकी बनी। नेक्स्ट इसमें जो एटम है आपको किस तरीके से करना है, ऐसे ये, और ये जो बीच में जो स्पेस बचता है आपका, ये वाला स्पेस, यहाँ पे ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे साइज की बात करेंगे, मतलब ये जो स्पेस होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे होता है आपका साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर बात करूं तो वो होता है 0.0255, इतना स्पेस होता है। और ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करूं तो 0.414, 0.255 होता है, सॉरी यहाँ पे 0.255 साइज इसकी होती है आपकी। अगर टेट्राहेड्रल की बात करूं तो ये होता है 0.255 और ऑक्टाहेड्रल का जो साइज होता है बेटा वो होता है आपका 0.412। ये आपकी साइज होती है, आपको साइज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, आपको यहाँ पे पूछेगा कि कितनी वॉइड्स होती हैं, तो मैं आपको बता दूं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इज इक्वल टू होती है बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मान के चलो मैं एफसीसी की बात करती हूँ, तो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, 4। किसी आपसे पूछे कि एफसीसी के अंदर मुझे बताइए हाउ मेनी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो जितने नंबर ऑफ एटम है उतनी तो होंगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और उसके दुगना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल। ये होती है आपकी यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कैसे निकालोगे, आपसे कोई भी यूनिट सेल गिवन है, जितने उसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे मैं बीसीसी की बात करूँ, आपसे पूछूं बीसीसी के अंदर मुझे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बता दो, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई 4, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी प्रेजेंट होंगी बेटा इसके अंदर, 2। इस तरीके से निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम उतनी ऑक्टाहेड्रल, उससे दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है रेडियस रेशियो रूल। क्या होता है रेडियस रेशियो रूल? रेडियस रेशियो रूल जो है बेटा क्या कहता है आपका, रेडियस रेशियो रूल कैसे निकालते हैं, यहां से निकालोगे आप रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। आपके कंपाउंड के अंदर 2 है NaCl, मान चलो ये है आपका कोई लैटिस NaCl का, तो इसमें कितना रेडियस है कैटायन का डिवाइडेड बाय कितना रेडियस है एनायन का, वो होता है आपका रेडियस रेशियो रूल।
ये टेबल क्या कहती है? टेबल ये कहती है अगर आपकी रेडियस रेशियो की रूल की वैल्यू कितनी आती है आपकी 0.155 से 0.414 तक, इस रेंज में आती है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है वो आता है बेटा 3। आपसे कैसे पूछा जाता है? आपको रेडियस ऑफ कैटायन गिवन होगी, रेडियस ऑफ एनायन गिवन होगी, आपसे पूछेगा कि आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये रेशियो निकल के आएगा कुछ। अगर आपका रेशियो 0.155 और 0.225 के बीच में निकल के आया है तो आपका जो यहाँ से बनेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। अगर रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.225 से लेके 0.414, इतनी आपकी रेडियस रेशियो की वैल्यू आ रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसमें 4। अगर आपकी इतनी आ रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 7 से 1 के बीच में आ रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा 8 आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियस रेशियो से, रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन गिवन होगी, पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ से आप रेशियो निकालो, रेशियो इस रेंज के बीच में आ रहा है तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नाइबरिंग डिस्टेंस, एज यूनिट ऑफ एज ए के बीच में और आर के, इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है। तो क्या रिलेशन होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले बात करते हैं यहाँ पे एससीसी, सिंपल क्यूबिक, एससीपी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी एससीसी सिंपल क्यूबिक पहली। सेकंड है बेटा आपकी एफसीसी, और थर्ड यूनिट सेल है आपकी बीसीसी। इन तीनों की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसके बीच में ए आर में रिलेशन क्या था, अभी अभी निकाला, ए इज इक्वल टू 2r होता है, ए और आर का रिलेशन बता रही हूँ मैं आपको। एफसीसी के अंदर क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है 4r डिवाइडेड बाई √2, ये रिलेशन होता है। बीसीसी में ए इज इक्वल टू क्या होता है 4r डिवाइडेड बाई √3। आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है इन तीनों का, क्योंकि ये हमें हेल्पफुल रहता है किसमें, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में भी, और आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा एफसीसी के लिए ए आर का रिलेशन बताइए। अगर मैं ए और डी में रिलेशन बताऊं तो ए और डी में क्या रिलेशन होता है बेटा, यहाँ पे सिंपल की अगर बात करूं, सिंपल की, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ए, डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए, और एफसीसी के लिए डी का अगर रिलेशन निकालें तो डी इज इक्वल टू होता है आपका ए बाई √2, और यहाँ पे अगर बात करूं तो ये होता है √3/2a। ये आपको यहाँ पे ये रिलेशन है आपके, ये है आपके ए और डी के रिलेशन, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। आपको ए और डी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ए और आर के बीच में भी रिलेशन पूछ, क्लियर है, डी ए का और आपके ए और आर में दोनों ही रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए। ये था तीनों में रिलेशन। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, किस तरीके से निकालते हैं, पहले बताओ डेंसिटी होता है क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें किसी की डेंसिटी निकालनी है सब्सटेंस की तो हम उसका मास देखते हैं, डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, डेंसिटी आ जाता है। सेम हम यहाँ पे करेंगे, हमें किसी भी अपनी क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी के लिए क्या करोगे आप, डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा D इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास mw डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब के लिए a क्यूब, इंटू यहाँ पे आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको क्या होगा, यूनिट सेल गिवन होगी, वहां से जेड की वैल्यू, जेड क्या है बेटा, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, क्या है यहाँ पे जेड, जेड है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं आपके, क्लियर। आपका ये है मोलर मास, कंपाउंड जो गिवन है आपका, ये है आपका मोलर मास। Na क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 0.22 इंटू 10⁻23। AQ क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपका डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। इम्परफेक्शन का मतलब क्या है, इम्परफेक्शन का मतलब है कि हमने हमारे एक सॉलिड क्रिएट किया है जहाँ पे हमने एटम्स को ए या ए बी टाइप अरेंज कर रखा है, लेकिन उसमें कोई इम्परफेक्शन आ जाए, इम्परफेक्शन का मतलब वहां से किसी एटम को बीच से मैं क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, उसकी वजह से हमारे सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इम्परफेक्शन आता है। एक परफेक्शन के अंदर कुछ चीजें मिस हो जाना, उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। तो यहाँ पे हम डिफेक्ट्स अगर मैं बात करूँ तो डिफेक्ट्स जो हैं आपके वो हैं, टाइप ऑफ डिफेक्ट में हम पहला पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट में स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक में फर्दर स्टाइक्योमेट्रिक को दो में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है शॉर्ट की और एक होता है बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट इज स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट,
मतलब इसके अंदर क्या होता है, आपके एक कैटायन और एक एनायन, दो मिसिंग होते हैं। इस साइड से आपका एक कैटायन और एक एनायन, दो मिसिंग है। अगर कैटायन गया एनायन गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। यहां से हम बोल सकते हैं कि इस सॉलिड की हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है इसमें। क्यों? क्योंकि जितना कैटायन गया है उतना का उतना अपना एनायन गया है, जितना पॉजिटिव चार्ज रिलीज हुआ है उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन रहती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि शॉर्ट की डिफेक्ट, पहला ये पूछ लिया जाएगा कि ये कैसा होता है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसके अंदर मेंटेन रहती है, जितना कैटायन हमारा निकलता है उतना का उतना एनायन चला जाता है। और क्या पूछते हैं इसमें, इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड जो होते हैं उसके साइज डिफरेंस, उनकी साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जो कंपाउंड शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं उनके बीच में साइज डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। इसमें एग्जांपल याद रखना, फॉर एग्जांपल KCl, NaCl, AgBr, ये इंपॉर्टेंट है, AgBr। तो ऐसे कंपाउंड जिनके साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर बेटा क्या होता है, अच्छा डेंसिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, यहाँ पे डेंसिटी हो जाती है हमारी डिक्रीज, क्या हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में विद इन द मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई आइन है यहाँ पे A+, वो उसकी इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइड का मतलब है ये यहाँ पे स्पेस जो लगा हुआ है, ये वॉल्यूम, इसके बीच में एक खाली जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये एटम अपनी खुद की जगह से एक इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर ट्रांसफर हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको याद रखना है, यहाँ पे स्मॉल साइज था, यहाँ पे जो एटम्स में साइज में डिफरेंस होता है, वो साइज का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होना चाहिए आपका, लार्ज होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होता है। और इसमें एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे, इसके अंदर ये जो कंपाउंड है कौन सा, AgBr, ये दोनों टाइप का हमारा यहाँ पे क्या करता है, डिफेक्ट शो करता है। आपका ये यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि AgBr हमारा दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर देता है, फ्रेंकल भी एंड शॉर्ट की भी। नेक्स्ट बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ये है आपके नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस का मतलब होता है कोई एक्सिस में हम मेटल डाल दें, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, हमने एक एनाइन की वैकेंसी को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ये रहा, एक एनाइन की वैकेंसी आ गई, इसकी वजह से एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। हमारे एनाइन थे बढ़िया AB टाइप में, यहाँ पे एक एनाइनिक वैकेंसी अगर मैंने क्रिएट कर दी तो यहाँ से ये होता है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट, यहाँ पे मेटल की एक्सेस हो जाती है। इस तरीके से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होते हैं, मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है मेटल यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से मेटल को एक को निकाल दिया, एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, तो इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एक मेटल को हटाया हुआ है यहाँ से और उसके इंटरस्टिशियल साइड में भेज दिया, तो यहाँ पे एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं आप मेटल एक्सिस डिफेक्ट कॉज्ड बाय कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड। आप जो कैटायन की जो पोजीशन थी वहां से वो इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड में जाने की वजह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट कॉज हो गया यहाँ पे। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, कोई डायमैग्नेटिक होता है, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कोई फेरो होता है, फेरी, एंटी फेरो, ये सब देखते हैं। देखो क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई कर दूं तो वो वीकली क्या होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो वीकली रिपल्सन फील करते हैं उनको बोलते हैं बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करते हैं। ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं। और फेरो किसको बोलते हैं, फेरो बेटा इनको तो आप बोल सकते हो क्या, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। मतलब अगर आप एक्सटर्नल फील्ड भी अप्लाई नहीं करोगे तो भी ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। फेरी क्या होता है, फेरी और एंटी फेरी, देखो ये डोमेन से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके कौन से हैं, ए में जो दे रखा है वो है आपको फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का मतलब है ये इनके डोमेन है, डोमेन से हम पता लगाते हैं कि कौन सा कितना हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरो के अंदर सारे के सारे जो डोमेन है वो क्या एक ही अलाइनमेंट में है, इस
इसलिए ये जो होता है बेटा ये परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करता है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो आता है वो बहुत ही लार्ज आता है, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब परमानेंट मैग्नेट की तरह। आपका जो बी है उसमें है एंटी फेरो मैग्नेटिक। एंटी फेरो का मतलब होता है जितना आपका डोमेन ऊपर जा रहा है उतना नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, अलाइनमेंट सेम है ऊपर और नीचे, मतलब ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, ये इसको, इसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 0 आती है। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपसे पूछेगा कि एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर म्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो म्यू की वैल्यू आती है वो आती है बेटा 0। बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरी के अंदर अलाइनमेंट में देखो, अगर आपका 2 अलाइनमेंट ऊपर है एक अलाइनमेंट नीचे है, 2 ऊपर है एक ऊपर है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि एक को एक तो कैंसिल कर रहा होगा, एक को एक कैंसिल, लेकिन एक अलाइनमेंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर नेट मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आपका आता है 0 नहीं होता, तो किस किस का नहीं होता नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0, आपका एक तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 आती है, पैरामैग्नेटिक म्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर। फेरो की तो परमानेंट मैग्नेट है, फेरी भी मैग्नेट, फेरी का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है बेटा 0, और एंटी फेरो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आता है आपका, डज नॉट इज इक्वल टू 0, कुछ आता है लेकिन बहुत ही कम मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है। तो ये था आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर, यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर।